स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी और आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 10वीं में 400 प्लस स्कोर लेकर आने का। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपके लेकर आ चुका हूँ 10वीं क्लास का लेसन नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या है, कैसे, और इस पाठ्यक्रम से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। अगर हम जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है तो हम ये भी जान लेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। और इसको जानने के लिए आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, मतलब समाज एक ऐसी परिकल्पना कर रही है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना अपना फायदा देके देश के प्रति सोचता है और सोचना शुरू कर देता है और उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं आसान भाषा में। जैसे कि देखिए दोस्त, आप सभी मेरे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि भारत तरक्की करे। अब भारत तरक्की करे इससे आपका क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये आप सोचते नहीं हैं, लेकिन आप भारत के प्रति प्यार और स्नेह जताते हैं। ये राष्ट्रवाद है। भारत वर्ल्ड कप खेल रहा है और इस वर्ल्ड कप में भारत वर्ल्ड कप जीते, और वर्ल्ड कप जीतेगा तो आपको क्या फायदा होगा या फिर आपका क्या नुकसान होगा? कुछ फायदा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आप अपने जीवन के बेशकीमती समय उस मैच को देखने में और सपोर्ट करने में लगाते हैं, तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद उसे बोलते हैं जहां आप अपने देश को जीतते हुए आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उस परिकल्पना को देखते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये राष्ट्रवाद जाति, धर्म, रंग, समुदाय इस सबसे ऊपर होता है। और जिस देश के अंदर राष्ट्रभाव की भावना जग जाती है ना, वह देश कभी पीछे नहीं जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखते हैं, जो व्यक्ति देश के प्रति सोचता है और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ बोल रहा है जो भी व्यक्ति देश के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ लगाव की भावना को भी उत्पन्न कर रहा है अपने अंदर, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि आप सब सोचते हैं, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आप सोच रहे हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देश के प्रति सोच रहे हैं कि देश में एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो मजबूत हो और देश के फैसले को आगे की ओर ले जाए। ये राष्ट्रवाद है। आप सोच रहे हैं कि आपके देश में ऐसी पावर है जिससे आप पूरी दुनिया को हरा सके, तो ये राष्ट्रभाव है। तो राष्ट्रभाववाद की जो भावना होती है एक क्षेत्र में नहीं आती, अनेकों क्षेत्र में आती है। आप सोचते हैं कि भारत दुनिया भर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए, दुनिया भर के सारे सामान भारत में बने, तो ये भी एक राष्ट्रभाव ही है और राष्ट्रवाद ही है। आगे चलते हैं, जिन व्यक्तियों की ये भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। अब जो व्यक्ति के अंदर ये भावना पनप रही है, अगर आपके अंदर भी भावना ये उत्पन्न हो रही है तो आप राष्ट्रवादी हैं। आप राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से आप प्रेरित है। जैसे कि भगत सिंह चाहते थे कि हमारी जान चली जाए लेकिन भारत आजाद होनी चाहिए, ये राष्ट्रवादी भावना है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो जानते थे कि हमारी जान चली जा सकती है, लेकिन उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये राष्ट्रवादी भावना ही है। और ये राष्ट्रवादी भावना ऐसी उत्पन्न नहीं होती है, इसके उत्पन्न होने के कई सारे एग्जाम्पल है जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर मैं रख रहा हूँ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण कोई भी चीज होता है ना मेरे दोस्त, तो उसके कारण होते हैं कि हुआ तो हुआ क्यों और कैसे हुआ। अब ये कारण अगर हम जान लेते हैं तो और अच्छे से समझ जाएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। इसके कारण देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का वर्णन करें, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन के रूप में ही आपको पीडीएफ दे दिए हैं। और ये पीडीएफ जो भी व्यक्ति लेना चाहता है इस नंबर पर संपर्क करे। आपको फ्री में 84 34 28 95 27 की व्हाट्सएप नंबर हमारा है, यहाँ संपर्क करिए, आपको फ्री में मिल जाएगा। बस इस वीडियो को 5 दोस्तों का शेयर करिए क्योंकि कर भरा तो हो भला। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का वर्णन हम लोग करते हैं। बहुत सारे कारण जैसे कि हमने आपको बताया, उसमें से कुछ कारण आपको दिखा देते हैं। राष्ट्रवाद शब्द जो है ये राष्ट्रीय चेतना और उदय, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण के अभाव हो। ये जो राष्ट्रवाद जो होता है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से आपके साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बुआ राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण क्या है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रभाव की भावना अगर हमें समझना है तो हमें अंग्रेजी इतिहास को समझना पड़ेगा।
अब अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे संसाधनों को लूटा, अब उस लूट को रोकने के लिए हमारे अंदर राष्ट्र भाव की भावना उत्पन्न होना लाजमी था। अगर नहीं होता तो हम आजाद नहीं होते। उसी में से देखेंगे लॉर्ड लिटिन और लॉर्ड लिप्टन काल में राष्ट्र भाव की भावना काफी आगे बढ़ी। ये दोनों जो थे, इनके काल में राष्ट्रवाद की भावना जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती। याद रखिएगा दोनों नाम, क्वेश्चन पूछेगा, आप इसे लिख लेंगे। इसे वीवीआई की तरफ हम लिख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नाम ये दोनों है, इसे हम लिख लेते हैं। आगे जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना बुआ, इस पर हम ध्यान देंगे और इन दोनों का नाम हम लिखेंगे। आगे देखते, काल में राष्ट्रभाव की भावना काफी आगे बढ़ी। 1778 में प्रेस एक्ट लिटिन ने पारित किया। ये क्या था बुआ? ये प्रेस एक्ट क्या था? यहाँ बोला गया कि कोई भी चीज लिखना हो या छापना हो तो उससे पहले आपको इसे अंग्रेजी हुकूमत से पास करवाना होगा कि छपेगा कि नहीं छपेगा। बिना पूछे कोई छाप दिया बउआ, उसे खैर नहीं, उसे सजा मिलेगी। और इसीलिए राष्ट्रभाव की भावना यहाँ उत्पन्न होती है। आप ही को बोलिए ना, कोई आपसे बोले बउआ तुमको कुछ लिखना हो ना या किसी के खिलाफ बोलना हो तो पहले मोदी जी से पूछिए, मोदी जी काम करे कि नहीं। अब मोदी जी मना कर दिए तो फिर करने को नहीं मिलेगा, तो राष्ट्रभाव की भावना उत्पन्न होगा कि नहीं? बोलिए भाइयों बहनों, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहीं से राष्ट्रभाव की भावना उत्पन्न होती है। जिस तरह भारत में भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका को रोका गया। अब यहाँ देखिए, वो बोल रहा है कि भारत में भारतीय भाषा में जो पत्रिका छप रही थी उसे रोका गया, जबकि अंग्रेजी भाषा वाले पत्रिका को रोका नहीं गया। अब इससे क्या हुआ? भारतीय लोग विरोध करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि अंग्रेजी लोग जो थे वो भारतीय भाषा को पढ़ नहीं पाते थे। बंगाली क्या जानेगा? बंगाली में क्या छप गया है, उर्दू में क्या छपा, क्या जानेगा अंग्रेज? कुछ नहीं जानेगा। अब जब जानबे नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे खिलाफ विरोध क्या चल रहा है। इसी विरोध को रखते हुए हमारे यहाँ 1878 में एक एक्ट लाया गया जिसे प्रेस फ्रीडम एक्ट बोला जाता है। और इसी फ्रीडम एक्ट के तहत हमारे यहाँ बउआ इस पर पाबंदी लगाई गई। नाम में फ्रीडम जुड़ा था लेकिन फ्रीडम कुछ था नहीं इसके अंदर। और जब जुड़ा गया, अंग्रेजी पत्रकार को बोला गया तुम छापो जो मन छापना है, क्योंकि पढ़ लेंगे तुम क्या छाप रहे हो। लेकिन हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्र, अन्य कितने भी नाम आप लीजिए, इन सभी भाषा में छपने वाली पत्रिका को भारत के अंदर बंद कर दिया गया। उसके अलावा लिटन के सामने एक और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत भारत में जो लोग हैं वो शस्त्र रखने को लिए मना कर दिए। बोले वही लोग रखेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। अब जब हथियार रखेंगे नहीं तो विरोध होगा नहीं। अब जैसे अभी भी अब हमारे यहाँ देखेंगे तो हथियार रखने के लिए, बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। हालांकि अभी तो हम डेमोक्रेसी प्रोसेस में रहते हैं, सबके लिए समान कानून व्यवस्था हमारे देश के अंदर है। लेकिन उस जमाने का आप मन में सोचिए, 1778, 1878, इस समय का सोचिए, देश के अंदर कोई कानून नहीं है और एक सरकार आके बोलती है आप हथियार मत रखो। जब हथियार नहीं रखेंगे तो गुंडों से कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे, अपनी बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, आक्रांताओं से अपनी बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगे उस जालिम अंग्रेज हुकूमत से। और इसीलिए लाइसेंस राज लेकर आया गया और लाइसेंस राज भारत के इतिहास में इस तरह से पैर जमाया कि आज तक खत्म नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जबकि अंग्रेजों ने ऐसा नियम नहीं था। जो अंग्रेज व्यक्ति थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे, इनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, वो जो ससुराल रखे। अब ऐसे सिचुएशन में भारतीय लोग खिसियाएंगे कि नहीं खिसियाएंगे? खिसियाएंगे कि नहीं खिसियाएंगे? बिल्कुल खिसियाएंगे कि हमार देश, हमार हथियार हम ही रखने के लिए तुमसे पूछे और तोरा जो मन हो तू रखवा। तो लोग खिसियाने लगे। जब खिसियाए तो विरोध का होना जरूरी था। अब विरोध में ही तो राष्ट्रवाद का उदय होता है। देश के खिलाफ चल रही गैर गतिविधियां और उसके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। तो राजनीतिक यहाँ पर हो गया। अब ये विरोध जो है राजनीतिक राष्ट्रवाद हुआ, जो राजनीतिक तरीके से लाया गया। अब देखते हैं आर्थिक कारण, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारण देखते हैं। अब आर्थिक मतलब क्या हुआ? पैसा। अब पैसा कारण भी राष्ट्रभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे अंग्रेज ने उपनिवेश में आर्थिक नीति को अपनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को जमकर शोषण किया, जिसके कारण भारतीय लोग काफी प्रभावित हुए और कुटीर उद्योग का लाभ समाप्त हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम से चरमरा गई। अब देखिए, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ क्या था, 1943 चल रहा था।
उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जो था हमारे यहाँ चल रहा था देश के अंदर, महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू कर दिया था। उस समय अंग्रेज जो है कलकत्ता के अंदर किसानों से जबरदस्ती उनके खेतों से 3-3 क्विंटल गेहूं ले रहे थे। जिन किसानों के पास गेहूं नहीं था या देने से मना कर रहे थे, उनके खेतों में या घरों में आग लगा दे रहे थे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आर्थिक संगठन खराब होगी, लोग जो है अंग्रेजों से नफरत करेंगे। उसी का अंग्रेज जो है भारतीय लोगों से उसके धन दौलत छीन रहे थे। भारतीय लोग दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे, अंग्रेज अमीर पर अमीर होते जा रहे थे और अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक स्थिति काफी तेजी से बिगड़ रही थी बबुआ। इसी बिगड़ाहट के कारण भारत के अंदर ये राष्ट्रभाव की भावना काफी तेजी से शुरू होती है। आगे चलिए, सामाजिक कारण। अंग्रेज जो है भारतीय लोगों को काले गोरे के भेद में काफी भावित कर रहे थे। भैया तुम कड़ियक्का हो, तुम गोरका हो, ऐसे करके काफी देख रहे थे। अब यहाँ तक ये था कि 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इस समय काले गोरों का मांग इतना हो चुका था बुआ कि भारत के अंदर एक भी एक ग्रेड का ऑफिसर भारतीय नहीं था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप किसी देश को गुलाम बना रहे हैं और उस देश के नागरिक को आप ऑफिसर नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रंग काला है। अब ऐसे सिचुएशन में लोग क्या होगा, विद्रोह करेंगे ही करेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है। ये एकता टूटता नहीं है, हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर इस क्रांति में भाग लेते हैं और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में बात करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय रेलवे में भी और रेलगाड़ियों में भी अंग्रेजी के साथ बैठने का इजाजत नहीं था। मतलब क्या है, जैसे हम ट्रेन में बैठ रहे हैं बबुआ, तो बगल में अंग्रेज बैठ गया ना, तो तुम उसके बगल में नहीं बैठ सकते हो, वहां से निकल जाओ, 9-2-11 हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे समय में क्या होगा, सामाजिकरण बिगड़ेगा। आप अपने आप को अगले से छोटा महसूस करेंगे और जब छोटा महसूस करेंगे तो आपके मन में क्रांति जगेगी कि देश हमर, पैसा हमर, संसाधन हमर, यही बोलने वाला कौन है। अब यही से क्रांति के उपज होता है। अंग्रेज जो है अपराध के मामले में यहाँ पर अपराधियों को करो और मामूली दंड दिया जाता था, जबकि अंग्रेज जो थे उनके लिए अपराध करने पर क्या मिलता था, मामूली दंड दिया जाता था, जबकि भारतीय लोगों को लिए कठोर दंड था। अब चूंकि आप ही सोचिए, आप चोरी किए, अंग्रेज चोरी किया, आपको बोला हाथ मुंह अजीब दोनों सब काट देंगे, और उसको बोला कोई बात नहीं आगे से चोरी मत करना, बोल के छोड़ दिया गया। अब क्या करिएगा, आप बोलिएगा ना कि नाइंसाफी हुआ। वही काम हमारे साथ उस समय हो रहा था। अतः अंग्रेजी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय काफी नाराज थे। जो अंग्रेज शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, उससे भारतीय जो था, जनमानस था, वो काफी ज्यादा बाबू नाराज था। वो भी करेगा नाराज, बातें नाराज वाला। भारत के लोग के पास नौकरी के पद पे उच्च नहीं था, जिसके कारण भेदभाव किया जाता था, जिसमें भारतीय लोग बेरोजगारी उस समय काफी ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही साथ भारत में गरीबी की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण खूब प्रचार प्रसार भी इसे किया जा रहा था। अब जब अंग्रेजी शिक्षा प्रसार किया जा रहा है, हमारा जो विद्या है उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है जो पढ़ेगा अंग्रेजी पढ़ेगा, तो विरोध तो होना निश्चित है ना। तो यहीं से विरोध की शुरुआत जो है बबुआ होना शुरू हो जाता है, और शुरुआत एक दिन में नहीं रुकता है, सालों साल तक चलता है। इसी में देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण सबसे पहले यहाँ देखेंगे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध, असंतोष की भावना थी। आर्थिक कारण भी हमने देख लिया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अब हमको अंग्रेजी आवे नहीं कर रहा है, ना हम पापा के, ना हमारा, ना हमारा दादा के, और जबरदस्ती बोले तो अंग्रेजी पढ़ो, तो खीस भरेगा कि नहीं। इसीलिए मध्य वर्ग का उदय, लोग जो है पैसा कमाना शुरू कर चुके थे, अमीर से गरीब की ओर आ गए। और जब लोग गरीब में आता है, उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे होना शुरू हो जाते हैं। अब मध्य वर्ग का जब उदय होता है तो लोग अपने मांगों को पूर्ति करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जहां मध्य वर्ग का उदय होता है और अंग्रेज जो है अमेरिका में हार जाते हैं, अमेरिका आजाद हो जाता है। उसके प्रमुख कारण एक ये भी था, मध्य वर्ग का उदय। तो जिस देश में मध्य वर्गीय का उदय हुआ ना, वो देश काफी तरक्की किया है। जैसे कि आधुनिक एग्जाम्पल लेंगे, एक देश हमारा पड़ोसी है चीन में मध्य वर्ग का उदय हुआ। आज चीन की GDP देखिए कितना तेजी से जा रहा है। उसके अलावा हमारा देश भारत,
भारत में पिछले 10 साल में मध्य वर्ग जो है काफी तेजी से अमीर हुआ है। इसका भारत की जीडीपी देख रहे हैं, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे गोली की तरह ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, साहित्य एवं समाचार पत्र का उदय, जिसके कारण लोग क्या हुआ, पढ़ना लिखना जानने लगे, खबर को पढ़ने लगे। इंग्लैंड में लोग कैसे रह रहे हैं, भारत में लोगों का व्यवस्था दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग खुलना शुरू हो गया। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन, उसके आगे देखेंगे प्रतियों के विवेकताओं की नीति, सरकार के प्रति प्रतिनिधि की नीति, ये सभी जो 8 कारण है, ये सभी कारण हमारे यहाँ जो था अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ, और ये सब कारण से हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद का उदय काफी तेजी से आया। लेकिन इसमें एक बूढ़ा आदमी का बहुत ज्यादा योगदान था। उस व्यक्ति का नाम था बापूजी, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, नेशनल फादर ऑफ इंडिया। ये व्यक्ति जो था बुआ, मत पूछिए, बहुत बहादुर था। कैसे बहादुर था हम बताते हैं आपको। गांधी जी के बारे में बहुत गलत सलत प्रचार किया जाता है। अभी आप ही सोचिए ना, आप अपने घर के बगल वाला थाना के पास खड़े हैं और सिपाही आपसे एक बार डांट के बोल दे तो पैंट में मुद्द दीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी अंग्रेजी सेना के खिलाफ, अंग्रेजी पुलिस के खिलाफ उनके सामने डट कर खड़े रह गए। तो ये होता है ना भाई, सब कुछ उनके। अभी जो हम एक आजाद देश में रहते हैं, जहाँ पुलिस आपकी रक्षा के लिए बनाई गई है, सेना आपकी रक्षा के लिए बनाई गई है, फिर भी उस सेना और पुलिस के सामने आप खड़ा होकर बोल नहीं सकते हैं, अपने मांग को उठा नहीं सकते हैं। लेकिन उस जमाने में महात्मा गांधी, जो भारतीय लोगों को दमन करने के लिए जिस पुलिस को, जिस प्रशासन को तैयार किया गया था, उनके सामने न सिर्फ खड़े होकर बोलते हैं, उसके अलावा अपनी बातों को रखते और मनवाते भी हैं। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट में दीवान थे। राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये भी जीटी में पड़ता है, ठीक है, और ये भी जीटी में पड़ता है, दोनों जीटी में। और जीटी मतलब गुजरात, गुजरात टाइटल में समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये वकालत के पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और 1891 में भारत आए और बम्बई में वकालत करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, क्योंकि वहाँ एक कंपनी में इन्हें वकील का नौकरी मिल गया था, और वहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव इनके साथ किया गया। अब भेदभाव इनके साथ किया गया तो बुढ़वा खिसिया गया। अब हम पढ़ल लिखल आदमी, हमारा साथ नस्ल के साथ भेदभाव, हमारा कड़ेक्का बोल दे ले, बुढ़वा खिसियाया, क्योंकि वहाँ ट्रेन से उठाकर तो फेंक दिया गया था। वहाँ से जो है महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करते हैं, जो कि सफल प्रयोग था। ये सत्याग्रह क्या है बउआ, ये समझ लेते। एक नया शब्द हमको मिला, सत्याग्रह। बहुत सारे नेता बोलता है कि सत्य के रास्ता पर चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ये है क्या सत्याग्रह, पहले समझ लेते हैं। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं, साथ साथ अहिंसा तौर पे मानाना। ये नहीं कि हम सत्य के पीछे हैं, लेकिन 4 बार किसी को मार कर बोल रहे हैं, बोल मानवे की ना, बोल मानवे की ना, तो ये गलत बात है। सत्याग्रह वो हुआ कि हम सत्य के साथ हैं, साथ साथ मारपीट भी नहीं करेंगे, प्यार से समझाएंगे। आपको मन है तो मार दीजिए, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे।